वो ये है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। और अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया की डिग्रियों को रिकॉग्नाइज करेगा वहां की जॉब मार्केट के लिए, यानी कि इंडिया में पढ़ने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में इनको जॉब मिल सकती है, वो भी इंडियन डिग्री के ऊपर। उसके इस वाकये के बाद के हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन बाहर घूमते फिरते नजर आए हैं, तो क्या वाकई इंडिया ऐसा कुछ सोच सकता है कि फिर अटैक करे? आप तो परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, मैं वीटो की बात कर रहा हूँ। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि मुश्किल तरीन हालात के अंदर अगर श्रीलंका का किसी कंट्री ने साथ दिया है तो वो हमारी नेबर कंट्री भारत है। पूरी दुनिया से इस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं मिली जितनी भारत की तरफ से मिली है, और पाकिस्तान का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया इसके अंदर। तो वो जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब वाली बात हो गई कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, घास खा लेंगे, फलां कर लेंगे, तो लेकिन दुनिया में अपनी लीडरशिप कायम करेंगे, वो एकड़ी तो खत्म हो गई। आप ना अब घास खा सकते हैं, सिर्फ आप जहाँ पे हम बैठ के इबादत करते हैं, मस्जिद, यानी कि मस्जिद अल्लाह का घर है, हमारी इबादत गाह है, हम वहाँ बैठ के ही झूठ बोल देते हैं। खैर, एनी हाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन कि क्या अगर इंडिया परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है, टेम्परेचर तो इतना अच्छा नहीं है, और वैसे भी डॉक्टर ब्रिसव, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान करे ना करे, इंडिया तो उसने तो बन ही जाना है? वही बात मैं कह रहा था कि अब देखें पाकिस्तान क्यों ये करे, कि इसलिए कि ये उसके बस से बाहर है, ये उसको नहीं रोक सकता। अब आप मुझे बताएं ना कि ये जो अब चीन कितनी जगहों पे आप चीन को इस्तेमाल करेंगे, और ये चीन का जो मैंने रेफरेंस दिया वो इसलिए दिया चूंकि चीन वाहिद मुल्क है जो इन्फ्लुएंस रखता है यूनाइटेड नेशन के कॉरिडोर्स में या उसकी इन रोड्स में, तो वो जाहिर है किसी तरीके से एक डिस्टर्बिंग फैक्टर बन सकता था इंडिया के लिए, जो नहीं बनेगा। ये मेरा रेफरेंस देने का मतलब यही था कि जो लोग कहते हैं जी ये नेहरू की गलती थी, आज वो इसको नेहरू का बहुत बड़ा कारनामा बना के पेश करेंगे। ब्रिसव, एक बात चली है और काफी देर से है, लेकिन अभी भी वो ये है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसके साथ जर्मनी, ब्राज़ील और जापान की भी बात हो रही है। और अभी फ्रांस ने दोबारा इसको रीट्रेट किया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको इन्हेंस किया जाए और इसकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ाई जाए, 25 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाए जाएं। तो सारी बात है, इंडिया अगर बनता है मेंबर एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो बहुत ज़्यादा जो एक स्टेचर है इंडिया का बदल जाएगा। इससे पहले इंडिया को, सर आपको पता है, G7 में एज ए जैसे वो क्या कहते हैं, इनविटेशन के ऊपर बुलाया जाता है। खैर, एनी हाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन कि क्या अगर इंडिया परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो हाउ डू यू सी चेंजेस सर? क्या तब्दीलियां जो हैं वो आ सकती हैं पाकिस्तान चीन के ऊपर पर्टिकुलरली? हाउ डू यू सी इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है सर? देखें जी, ये हर एतबार से एक बड़ी क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन है। जो यूनाइटेड नेशन का इस वक्त ढांचा है, इंटरनेशनली जो डिस्प्यूट्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें ज़ाहिर है इसका एक बहुत बड़ा रोल तो डेफिनेटली है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली जो स्लो किस्म की एक डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स होती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी शक्ल में जो है ना एक रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है दुनिया में ये बात अब बड़ी क्लियर है, चूँकि ये बहुत ही एक तरह का दौर है, शऊर का दौर है। तो जो यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन है उसके अंदर जो है ना वो फेयरनेस का अंसर गायब है, और इस पे दुनिया को इत्फाक है। खुद जिन लोगों के वहाँ पे बड़े बड़े स्टेक्स हैं या जो इवन वीटो पावर लेके बैठे हुए हैं, वो भी मानते हैं कि इसको जो है रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, वरना ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगी। क्योंकि माजी में आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन जो है वो कॉर्नर हो गई, दीवार से लग गई, या इंतहाई इनफेक्टिव किस्म की शक्ल में सामने आई। अभी देख लें ये यूक्रेन जो रूस इशू है, अब जाहिर है चूँकि रूस के पास वीटो पावर है, एक सिचुएशन है, तो उसमें ये बेबस हो गए हैं। तो क्या ये दुनिया इस तरीके से चलाई जा सकती है? इस वक्त जो दुनिया के बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और
चीन है और उसके बाद रूस कह लें या यूरोपियन यूनियन वगैरह, तो वो भी जो है वो समझते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट जो है नाकाम हो गया है, ये अब इस तरीके से नहीं चल सकता। और इसमें चीन और अमेरिका का भी इत्तेफाक है कि इसमें एक ड्रास्टिक किस्म की तब्दीलियों की ज़रूरत है। मैं ओवरऑल जो इस वक्त एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर कह रहा हूँ, और मेरे नज़दीक यूनाइटेड नेशन जो है वो उसका एक हिस्सा है, जो ओवरऑल एक प्रीवेलिंग ऑर्डर इस वक्त चल रहा है वो उसका एक हिस्सा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो इन मुल्कों की फंडिंग पे चलती है, और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फंडिंग यूनाइटेड नेशन को कौन दे रहा है, तो उस हिसाब से आप उसके इन्फ्लुएंस को भी गेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है। तो अगर ये इस तरीके से चलता रहेगा तो ये तो फिर समझ लें कि एक नॉर्थ का वही जो किस्सा है और स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न डोमिनेशन का किस्सा है वही सामने आता है। उसमें आप देखें जिनके पास वीटो पावर्स हैं या जो फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस कर रही हैं यूनाइटेड नेशन को, तो वो जापान के अलावा सब जो है वो इसी कैटेगरी में आएंगी। तो इस हिसाब से खुद जो है दुनिया को फील हो रहा है कि इसको जो तो पावर हैं इनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और इंडिया जो है इसमें सबसे जो है एक ओल्डेस्ट कैंडिडेट आप कह सकते हैं। ये अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन जो दानश्वर है या तज्जियाकार है वो समझता है कि इंडिया को 1948-49 में जो है बनना चाहिए था परमानेंट मेंबर, इवन विद वीटो पावर। अब उसको वो एक्सप्लेन इस तरह करते हैं कि ये जनाब पंडित नेहरू ने जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट के चक्कर में आके, तो चेयरमैन माओ के साथ जो उनकी शुरू में ताल्लुकात डेवलप हुए थे, उस चक्कर में आके तो उन्होंने खुद मेंबरशिप मांगने के बजाय चीन की सपोर्ट करनी शुरू कर दी। वर्ल्ड वॉर II के बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना इस ऑब्जेक्टिव के साथ की गई थी कि आगे से ऐसा कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, छोटी सी लड़ाई पूरे दुनिया तक ना पहुंचे, ये सोचकर यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। और इसका जो सबसे पावरफुल विंग था वो था UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें दुनिया भर के 5 शक्तिशाली देश वीटो पावर के साथ डिसीजन मेकिंग में शामिल होने वाले थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर II के बाद अब दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही बदल चुकी है और अब यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और उसका एक रीज़न है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री आज यूनाइटेड नेशन में उसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। दुनिया में लगभग 1.5 बिलियन लोगों का रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन में ना होने के चलते अब इसे एक ऑब्सोलीट और इर्रिलेवेंट संस्था लोग कहने लगे हैं। यूनाइटेड नेशन की इनकॉम्पिटेंसी या फिर इर्रिलेवेंसी का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोविड-19 के समय जिस तरह WHO का रिस्पॉन्स रहा, उन्होंने चाइना के खिलाफ कोई भी रेडिकल स्टेटमेंट देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि पूरी दुनिया को पता था कि ये वायरस का ओरिजिनेशन किधर से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन वॉर जो अभी ऑनगोइंग है, उसमें भी यूनाइटेड नेशन कुछ खास भूमिका अदा करता नहीं दिख रहा है, जबकि यूनाइटेड नेशन का काम, जो प्राइमरी काम था, वो यही था कि दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो एस्केलेट ना हो। इसीलिए आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ज़रूरत है कि भारत को एक परमानेंट मेंबर बनाए वीटो पावर के साथ।